चैप्टर 4 बाय क्रिस्टीन हैना। जून 1940 फ्रांस। कुरूने वुस्ता की ये आलीशान विला घने सब्ज जंगलात से ढकी पहाड़ी पर राज करती थी। ये किसी मिठाई फरोश की दुकान की खिड़की में सजी किसी कहानी जैसी चीज लगती थी। कैरमर से तराशा हुआ किला, जिसकी खिड़कियां और झरोके मिठे सेबू जैसे रंग में रंगे हुए थे। नीचे गहरे नीले झील के पानियों ने बादलों के अक्स को जज्ब कर रखा था। खूबसूरती से तराशे गए बागात विला के रिहायशियों और सबसे बढ़कर उनके मेहमानों को अहाते में सैर करने की सहूलत देते थे, मगर बातचीत सिर्फ उन मौज़ूआत पर होनी थी जो काबिल कबूल समझे जाते। रस्मी ताम खाने में अज़ाबेल रुसेनियोल सफ़ेद मलबूस मेज़ के गिर्द बिल्कुल सीधी होकर बैठी थी, जिस पर बैक वक्त 24 अफराद बाआसानी बैठ सकते थे। ये कमरा सरासर हल्के रंगों से बना हुआ था। दीवारें, फर्श और छत सब सदफी पत्थरों से तराशे गए थे। छत की मेहराब 20 फीट की बुलंदी पर जाकर नोकदार हो जाती थी। आवाज़ इस सर्द कमरे में गूंजती थी जैसे कैद हो। मादिम डुफूर मेज़ के सरबराही मुकाम पर खड़ी थीं, एक सख्त स्याह लिबास पहने हुए, जिसकी गर्दन इतनी गहरी थी कि उनकी हड्डियों के दरमियान चम्मच जितना गढ़ा साफ दिखाई देता था। उनकी वाहिद जीनत एक हीरे का ब्रोच था। एक उम्दा जेवर ख़वातीन, और इसे दानाई से चुने। हर चीज़ एक पैगाम देती है, मगर अर्जानी से बढ़कर कोई चीख नहीं मारती। उनका तंग चेहरा एक बेजान ठोड़ी पर ख़त्म होता था, और उसे घेरने वाले बालों के सुनहरे कर्ल इतने वाज़ेह तौर पर ब्लीच किए गए थे कि जवानी का तासुर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता था। कामयाबी का राज, वो निहायत मुहज़्ज़िब मगर सख्त आवाज़ में कह रही थीं, ये है कि अपने काम में मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाए और नुमायां न हुआ जाए। मेज़ के गिर्द बैठी तमाम लड़कियों ने नीले ऊन का फिट किया हुआ कोट और स्कर्ट पहना हुआ था, जो स्कूल की वर्दी थी। सर्दियों में तो ये काबिले बर्दाश्त थी, मगर इस गर्म जून की दोपहर में ये लिबास नाकाबिले बर्दाश्त था। इज़ाबेल को महसूस हो रहा था कि उसके जिस्म से पसीना बह रहा है, और उसके साबुन में मौजूद लेवेंडर भी उसके जिस्मानी बू को छुपा नहीं पा रहा था। उसने अपनी नज़र लिमुज की चीनी की प्लेट पर रखे एक छिलका न उतारे गए संगतरे पर मरकूज की। प्लेट के दोनों तरफ कटलरी निहायत तरतीब से रखी गई थी। सलाद कांटा, डिनर कांटा, चाकू, चम्मच, मछली कांटा, ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब मादम ड्यूफोर ने कहा, सही कटलरी उठाएं, खामोशी से, सिल्वुप्ले, खामोशी से, और अपने संगतरे का छिलका उतारें। इज़ाबेल ने कांटा उठाया और उसकी नोकों को छिलके में धकेलने की कोशिश की, मगर संगतरा लुढ़ककर प्लेट के सुनहरे किनारे से टकराकर घन घन की आवाज़ के साथ चीनी पर लुढ़क गया। मर्द, उसने बड़बड़ाते हुए संगतरा पकड़ लिया, इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता। मर्द, मादम ड्यूफोर उसके बराबर खड़ी थीं। इज़ाबेल अपनी नशिस्त में उछल पड़ी। मोन द्यू, ये औरत सांप की तरह छुप कर आती थी। माफ़ कीजिएगा मादम, इज़ाबेल ने कहा और संगतरे को वापस प्लेट में रखा। मादमोज़ेल रुसेनियोल, मादम ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि आप 2 साल से हमारे इदारे में मौजूद हैं और फिर भी कुछ नहीं सीखा? इज़ाबेल ने दोबारा कांटा संगतरे में घुसा दिया। ये हरकत बेढंगी ज़रूर थी, मगर मुअस्सर थी। फिर उसने ऊपर देखकर मादम की तरफ। इज़ाबेल ने छिलके पर चाकू चलाने की कोशिश की, बहुत जोर से, बहुत जल्दी। चांदी की धार झुरी हुई सतह पर फिसल गई और प्लेट से टकरा गई। मैडम डुफोर का हाथ बिजली की मानित बढ़ा। उनकी उंगलियां इज़ाबेल की कलाई के गिर्द लिपट गईं। मेज़ के इर्द गिर्द तमाम लड़कियां देख रही थीं। मुहज़्ज़ब गुफ्तगू कीजिए, लड़कियों, मैडम ने धीमी पतली सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कोई मुजस्समा अपने साथ खाने पर नहीं चाहता। इशारे पर लड़कियां आपस में धीमी आवाज़ में बातें करने लगीं, उन मौज़ूआत पर जो इज़ाबेला के लिए बिल्कुल गैर दिलचस्प थे। बागबानी, मौसम, फैशन, औरतों के लिए काबिल कबूल मौज़ूआत। इज़ाबेला ने सुना कि उसके साथ बैठी लड़की आहिस्ता से बोली, मुझे एलनसॉन की लेस बहुत पसंद है, क्या तुम्हें नहीं? और सच कहूं तो इज़ाबेला को चीखने से रोकना मुश्किल हो गया। ये क्या मतलब हुआ? वो जान लेंगी, जाओ। इज़ाबेला जल्दी से कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हुई, इस डर से कि कहीं मैडम अपना इरादा न बदल ले। कुर्सी के पत्थर के फर्श पर रगड़ने की आवाज़ सुनकर मैडम के चेहरे पर नागवारी के आसार जाहिर हुए। इज़ाबेला मुस्कुराई। आपको पता है, मुझे संगतरे वाकई बिल्कुल पसंद नहीं। वाकई? मैडम ने तंजिया लहजे में कहा।
इज़ाबेला उस घुटनज़दा कमरे से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही काफ़ी मुश्किल में थी, इसलिए उसने खुद को आहिस्ता चलने पर मजबूर किया। कंधे सीधे, ठोड़ी बुलंद। सीढ़ियों पर, जिन्हें वो ज़रूरत पड़ने पर सर पर 3 किताबें रखकर भी अबूर कर सकती थी, उसने पहलू से देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो फौरन नीचे दौड़ गई। नीचे की राहदारी में पहुंचकर वो फिर से आहिस्ता चलने लगी और खुद को संभाला। जब तक वो हेडमिस्ट्रेस के दफ्तर के दरवाजे तक पहुंची, वो बिल्कुल भी हाँप नहीं रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। मैडम की हल्की सी "अंदर आओ", पर इज़ाबेला ने दरवाज़ा खोला। मैडम अलार्ड सोने के बारीक काम वाले एक महोगनी लकड़ी के लिखने की मेज़ पर बैठी थीं। कमरे की पथरीली दीवारों पर कुरूने वुस्ता के गोबलिन टंगे थे और एक मेहराबी शीशे से जड़ी खिड़की से वो बागीचे दिखाई दे रहे थे, जो इस कदर तराशे गए थे कि फितरत से ज्यादा फन का नमूना लगते थे। यहाँ पर परिंदे भी शाज व नादिर उतरते। गालिबन वो इस जगर की घुटन को महसूस करके आगे निकल जाते। इज़ाबेला बैठ गई, लेकिन एक लम्हे बाद याद आया कि उसे कुर्सी की पेशकश नहीं हुई थी। वो फौरन खड़ी हो गई। "माजरत मैडम।" "बैठ जाओ इज़ाबेला।" वो बैठ गई, आहिस्तगी से अपने टखने आपस में जोड़ लिए, जैसा कि एक खातून को करना चाहिए, और अपने हाथ एक साथ जोड़ लिए। "मैडम डुफोर ने मुझे कहा है कि आपको बताऊं, तजुर्बा खत्म हो चुका है।" मैडम ने अपने डेस्क पर रखे मुरानो के एक फाउंटेन पेन को उठाया और उसे डेस्क पर टिप टिप करने लगी। "इज़ाबेला, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे संतरे बिल्कुल पसंद नहीं।" "क्या? और अगर मुझे कभी संतरा खाना भी पड़े, जो कि ईमानदारी से कहूँ तो मैडम, मैं क्यों खाऊं जब मुझे पसंद ही नहीं? तो मैं उसे हाथों से खाऊंगी, जैसे अमेरिकी खाते हैं, बल्कि जैसे सब खाते हैं, चम्मच कांटे से संतरा खाना। मेरा मतलब है, तुम इस स्कूल में क्यों हो?" "ओह, वो तो एवेन्यू के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट ने मुझे निकाल दिया था, बिला वजह, मैं कहूंगी। और सेंट फ्रांसिस की बहना ने? उनके पास मुझे निकालने का जवाब था। और उससे पहले वाले स्कूल ने?" इज़ाबेला के पास कोई जवाब नहीं था। मैडम ने अपना कलम नीचे रख दिया। "तुम करीबन 19 साल की हो।" "जी मैडम, मेरा ख्याल है अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए।" इज़ाबेला खड़ी हो गई। "क्या मैं संतरे का सबक मुकम्मल करने वापस जाऊं?" "तुम गलत समझ रही हो, मेरा मतलब है स्कूल छोड़ दो इज़ाबेला। ये वाज़ेह है कि तुम वो सीखने में दिलचस्पी नहीं रखती जो हम सिखाते हैं, कि कब पनीर फैलाना है, संतरा कैसे खाना है और कौन ज़्यादा अहम है, किसी ड्यूक का दूसरा बेटा या कोई बेटी जो विरासत में कुछ नहीं पाएगी, या किसी गैर अहम मिल्क का सफ़ार। मैडम, क्या आपको मालूम नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है?" इज़ाबेला हालांकि देही इलाके की गहराई में छुपी हुई थी, लेकिन वो जानती थी, यहाँ तक कि इन हेजों के पीछे, इस दिखावे की शाइस्तगी में घिरी हुई, वो जानती थी कि फ्रांस में क्या हो रहा है। रात को अपने हुजरे में जब उसकी हमजमात लड़कियां सो रही होतीं, वो रात देर तक अपनी छुपी हुई रेडियो पर बीबीसी सुनती। फ्रांस ने बर्तानिया के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और हिटलर हरकत में आ चुका था। पूरे फ्रांस में लोग खुराक जमा कर रहे थे, खिड़कियों पर काले पर्दे लगा रहे थे और अंधेरे में छछुंदरों की तरह जिंदगी गुजारना सीख रहे थे। लोगों ने तैयारी की, फिक्र की, और फिर कुछ नहीं हुआ। महीने गुजरते गए और जंग की सिर्फ बातें रह गईं। शुरू में लोग पहली जंगे अजीम के नुकसानात की बातें करते, लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरते गए और जंग की सिर्फ बातें रह गईं, इज़ाबेला ने अपने उस्तादों को ये कहते सुना, "ढोल द गैर यानी झूठी जंग, असली हौलनाकी तो यूरोप के दूसरे हिस्सों में हो रही थी, बेल्जियम, हॉलैंड और पोलैंड में। क्या जंग में आदाब का कोई मतलब नहीं रहेगा इज़ाबेला?" "अभी भी कोई मतलब नहीं," इज़ाबेला ने जल्दी में कहा, और एक लम्हे बाद पछताए कि ऐसा क्यों कहा। मैडम खड़ी हो गई। "हम कभी भी तुम्हारे लिए सही जगह नहीं थे, लेकिन मेरा बाप मुझे कहीं भी डाल देता है, बस जान छूट जाए," इज़ाबेला ने कहा। इज़ाबेला सच बोल देना बेहतर समझती थी, बजाय इसके कि एक और झूठ सुने। उन लातादाद स्कूलों और खानखाहों में गुजारे गए बरसों में उसने कई सबक सीखे थे। सबसे बड़ा सबक ये था कि उसे खुद पर भरोसा करना चाहिए। उसका बाप और बहन तो किसी सूरत में काबिल एतबार नहीं थे। मैडम ने इज़ाबेल की तरफ देखा। उसके नथने जरा से फैल गए, जो उसकी मुहज़्ज़ब मगर दिल गिरफ्ता नापसंदीदगी का इशारा था। "किसी मर्द के लिए अपनी बीवी को खोना वाकई मुश्किल होता है। किसी लड़की के लिए अपनी माँ को खोना भी आसान नहीं होता।" वो सरकशी से मुस्कुराई। "वैसे भी मैंने तो दोनों माँ बाप खो दिए, है ना? एक मर गया, दूसरा मुझे छोड़ गया। मैं तो फैसला भी नहीं कर सकती कि ज्यादा तकलीफ किसने दी।" "ओ खुदा के लिए इज़ाबेल, क्या तुम्हें हर वक्त अपनी जुबान पर काबू रखना मुश्किल होता है?" इज़ाबेल ये बात सारी जिंदगी सुनती आई थी, लेकिन वो अपनी जुबान क्यों बंद रखती? उसे वैसे भी कोई नहीं सुनता था। "तो तुम आज ही रवाना हो जाओगी? मैं तुम्हारे वालिद को तार भेज देती हूँ। थॉमस तुम्हें ट्रेन तक छोड़ देगा।" "आज रात?" इज़ाबेल ने पलकें झपकी। "लेकिन
पापा मुझे कबूल नहीं करेंगे? नताइज, मादाम ने कहा, शायद अब तुम समझो कि उन पर भी गौर किया जाना चाहिए। इज़ाबेल एक बार फिर ट्रेन में तन्हा बैठी थी, एक ऐसे इस्तकबाल की तरफ रवाना जिसका उसे कुछ इल्म न था। वो खिड़की से बाहर उस धुंधली सब्ज मंजर को देखती रही जो तेजी से पीछे जा रहा था। घास के खेत, सुर्ख छतें, पथरीले मकान, भूरे पुल और घोड़े, सब कुछ वैसा ही नजर आ रहा था जैसे हमेशा से था। और ये देखकर उसे हैरत हुई। जंग आने वाली थी और उसने सोचा था कि शायद उसके असरात जमीन पर नजर आएंगे, घास का रंग बदल जाएगा, दरख्त सूख जाएंगे, परिंदे गायब हो जाएंगे। मगर नहीं, सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। जब ट्रेन गार दो लियों स्टेशन पर धीमी हाँपती हुई रफ्तार से रुकी तो इज़ाबेल ने अपने कदमों के पास पड़ा छोटा सा सूटकेस उठाया और गोद में रख लिया। जैसे ही मुसाफिर उसके पास से गुजरकर ट्रेन से उतरने लगे, वो सवाल जो वो मुसलसल टालती आई थी वापस लौट आया। पापा। वो चाहती थी कि यकीन कर सके कि वो उसे खुशामदीद कहेगा, कि वो उसका नाम मोहब्बत से लेगा जैसे वो कभी कहा करता था, तब जब माँ उन सब को जोड़कर रखती थी। उसने अपने पुराने खराशज़दा सूटकेस को देखा। कितना छोटा था ये। उन स्कूलों की अक्सर लड़कियां बड़े बड़े संदूक लाती थीं, चमड़े की पट्टियों और पीतल की कीलों से बंधे हुए। उनके डेस्क पर तस्वीरें होती थीं, नाइट स्टैंड पर यादगारें और दराजों में तस्वीरी एल्बम्स। इज़ाबेल के पास सिर्फ एक फ्रेमशुदा तस्वीर थी, एक औरत की जिसे वो याद करना चाहती थी मगर याद ना कर पाती। जब भी कोशिश करती उसे सिर्फ धुंधले मंजर याद आते, रोने वालों की भीड़, सर हिलाता हुआ डॉक्टर और उसकी माँ की वो आवाज़ जो उससे कह रही थी कि अपनी बहन का हाथ मजबूती से थामे रखो, गोया वही काफ़ी हो। वियान ने भी तो उसे उसी आसानी से छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि वो ट्रेन के डब्बे में तन्हा रह गई है। सूटकेस को दस्ताने पहने हाथ में पकड़कर वो सीट से निकलकर डब्बे से बाहर आ गई। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे, ट्रेनें कतार में कतार खड़ी थीं, धुआं फिजा में उड़ता हुआ छत की मेहराबों तक पहुंच रहा था। कहीं से सीटी की आवाज़ आई, बड़े आहनी पहिए हरकत में आए, प्लेटफॉर्म उसके कदमों के नीचे लरजने लगा। उसका बाप हुजूम में नुमाया नजर आया। जब उसने इज़ाबेल को देखा तो उसके चेहरे पर झुंझलाहट छा गई और उसकी पूरी शख्सियत एक सर्द मगर फैसलाकुन कैफियत में ढल गई। वो लंबा आदमी था, कम से कम 6 फुट 2 इंच, लेकिन अजीम जंग ने उसे झुका दिया था, या कम से कम इज़ाबेल ने ये बात किसी से सुनी थी। उसके चौड़े कंधे झुके हुए थे, जैसे सीधा खड़ा होना भी उसके लिए बोझ हो। उसके बाल पतले सुरमई और बिखरे हुए थे, नाक चिपटी हुई जैसे किसी ने दबा दी हो और होंठ इतने पतले जैसे किसी ने सोचे बिना बना दिए हों। गर्मियों के उस दिन वो एक शिकनपुर्दी वहीद कमीज पहने थे, आस्तीने चली हुई टाई ढीली ढाली, गिरेबान के गिर्द खस्ताहाल। उसकी कॉर्डरॉय की पतलूनें भी धुलाई मांग रही थी। इज़ाबेल ने खुद को संभाला। शायद उससे बलख नजर आना चाहिए, शायद यही उसके बाप की ख्वाहिश थी। इज़ाबेल, उसने दोनों हाथों से सूटकेस की गिरफ्त मजबूत की। पापा, फिर एक स्कूल से निकाल दी गई हो? उसने सर हिलाया और मुश्किल से थूक निगला। इन हालात में हम नया स्कूल कैसे ढूंढेंगे? ये उसका मौका था। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ पापा। मेरे साथ? वो हैरान और नाराज लग रहा था। लेकिन क्या ये गैर मामूली बात थी कि एक लड़की अपने बाप के साथ रहना चाहे? वो एक कदम आगे बढ़ी। मैं किताबों की दुकान पर काम कर सकती हूँ, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। उसने गहरी सांस ली और इंतजार करने लगी। अचानक हर आवाज बहुत तेज सुनाई देने लगी। उसे लोगों के कदमों की चाप, प्लेटफॉर्म के नीचे की कराहट, ऊपर परों की फड़फड़ाहट और एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जाहिर है ज़बील, घर आ जाओ। उसके वालिद ने नापसंदीदगी से सांस ली और चल दिए। तो वो पलटे और बोले, क्या तुम आ रही हो? इज़ाबेल खुशबूदार घास पर एक चादर बिछाकर लेटी हुई थी। सामने एक खुली किताब रखी हुई थी। करीब ही कहीं एक मक्खी फूल पर मंडला रही थी। इस खामोशी में वो किसी नन्ही मोटरसाइकिल की तरह आवाज कर रही थी। ये सख्त गर्म दिन था, पेरिस वापसी के एक हफ्ते बाद। खैर, वापसी तो थी मगर घर की नहीं। वो जानती थी कि उसके वालिद अब भी उसे निकालने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, लेकिन इतने हसीन दिन में जब हवा चेरियों और हरी घास की खुशबू से महक रही हो, वो इस बारे में नहीं सोचना चाहती थी। तुम बहुत ज्यादा पढ़ती हो, क्रिस्टोफ ने तिनके को चबाते हुए कहा। क्या ये कोई रोमानवी नॉवल है?
वो उसकी तरफ पलटी और किताब बंद कर दी। वो ईडिथ केवल के बारे में थी, जो अजीम जंग की एक नर्स थी, एक हीरोइन। मैं भी जंग की हीरो बन सकती हूँ क्रिस्टोफ। वो हंस पड़ा। एक लड़की हीरो, मुझे का खेज। इज़ाबेल फौरन खड़ी हो गई, अपनी टोपी और सफ़ेद दस्ताने उठा लिए। नाराज मत हो, वो बोला उसे देखकर मुस्कुराते हुए। मैं बस जंग की बातों से थक गया हूँ, और ये हकीकत है कि औरतें जंग में बेकार होती हैं। तुम्हारा काम है हमारे वापस आने का इंतजार करना। वो अपना गाल हाथ पर रखकर उसकी तरफ देखने लगा। सुनहरे बाल उसकी आंखों पर गिरे हुए थे। अपने याच अंदाज के ब्लेजर और चौड़े सफ़ेद पतलून में वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा वो था, एक मराओत अंदाज का यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म जो किसी भी काम का आदी नहीं था। उसके बहुत से हमउम्र दोस्त यूनिवर्सिटी छोड़कर फौज में शामिल हो गए थे, लेकिन क्रिस्टोफ नहीं। इज़ाबेल टीले पर चढ़ती हुई बाग के बीचों बीच चलती हुई उस घास भरे मैदान तक पहुंची जहां क्रिस्टोफ की खुली गाड़ी पार्क थी। वो पहले ही गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठ चुकी थी और इंजन चला चुकी थी जब क्रिस्टोफ नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर पसीने की एक तह थी और खाली पिकनिक की टोकरी उसके बाजू से लटक रही थी। बस ये सामान पीछे रख दो, उसने चमकते चेहरे से कहा। तुम गाड़ी नहीं चला सकती। जाहिर है मैं चला रही हूं, अब बैठ जाओ। ये मेरी गाड़ी है इज़ाबेल। तो बात यूं है, और मुझे पता है कि तुम हकीकतों को कितना पसंद करते हो क्रिस्टोफ। ये तुम्हारी माँ की गाड़ी है, और मेरा ख्याल है कि औरत की गाड़ी औरत को ही चलानी चाहिए। इज़ाबेल ने बमुश्किल मुस्कुराना रोका जब उसने आंखें घुमाईं और ठीक है बड़बड़ाते हुए टोकरी पीछे रख दी। फिर अपनी बात समझाते हुए आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के सामने से घूमकर आकर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसके दरवाज़ा बंद करते ही इज़ाबेल ने गाड़ी गियर में डाली और पांव जोर से एक्सीलरेटर पर रख दिया। गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी, धूल और धुआं छोड़ती हुई। मॉन ड्यू इज़ाबेल, आहिस्ता चलो। उसने एक हाथ से अपनी उड़ती हुई टोपी थामी और दूसरे से स्टीयरिंग। वो बामुश्किल ही दूसरे ड्राइवर्स के करीब से गुजरी। मॉन ड्यू, आहिस्ता चलो, उसने फिर कहा। यकीनन उसे अंदाजा था कि इज़ाबेल के इरादे में मानना शामिल नहीं है। आजकल औरतें भी जंग में जा सकती हैं क्रिस्टोफ। इज़ाबेल ने जब पेरिस की ट्रैफिक ने उसे सुस्त होने पर मजबूर किया। मैं एम्बुलेंस चला सकती हूँ, या खुफिया कोड्स तोड़ने में मदद कर सकती हूँ, या दुश्मन से कोई राज उगलवा सकती हूँ। वो खेल याद है? जंग कोई खेल नहीं है इज़ाबेल। मुझे इसका पता है क्रिस्टोफ, लेकिन अगर जंग आ ही गई तो मैं मदद कर सकती हूँ। बस यही कहना था। रू दी लामेगार्दे कॉलोनी पर उसे एक ट्रक से बचने के लिए जोर से ब्रेक लगानी पड़ी। कोमेडी फ्रांसिस का काफिला लूव्र म्यूजियम से निकल रहा था। दरहकीकत हर जगह ट्रक और वर्दी में पुलिस वाले नजर आ रहे थे जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे। कई इमारतों और यादगारों के इर्द गिर्द बोरियों के ढेर लगे थे ताकि हमले से तहफ़्फ़ुज़ हो, अगरचे फ्रांस के जंग में शामिल होने के बाद से कोई हमला नहीं हुआ था। यहाँ इतने ज्यादा फ्रांसीसी पुलिस वाले क्यों थे? अजीब है, इज़ाबेल ने ज़ेरे लब कहा, माथे पर बल डालते हुए। क्रिस्टोफ ने गर्दन ऊंची करके देखने की कोशिश की। ये लोग लूवरे से खजाने निकाल रहे हैं, उसने कहा। इज़ाबेल ने ट्रैफिक में खला बिखा और रफ्तार तेज कर दी। कुछ ही देर में वो अपने वालिद की किताबों की दुकान के सामने पहुंचकर रुक गई। उसने क्रिस्टोफ को अलविदा कहा और दुकान में दाखिल हो गई। ये दुकान लंबी और तंग थी, फर्श से छत तक किताबों से भरी हुई। सालों में उसके वालिद ने अपनी कलेक्शन बढ़ाने के लिए आज़ाद खड़ी शेल्फें बनाई थीं। उसकी इन बेहतरियों का नतीजा ये निकला कि एक किताबों की कतारें एक भूल भलैया बन गई थीं, जो इधर उधर बल खाती हुई अंदर की तरफ जाती थीं। सबसे पीछे गैर मुल्की सयाहों के लिए मखसूस किताबें रखी थीं। कुछ कतारों में रोशनी थी, कुछ पर साई छाए हुए थे। हर कोने को रोशन करने के लिए काफ़ी बल्ब नहीं थे, लेकिन उसके वालिद को हर शेल्फ पर रखी हुई हर किताब का इल्म था। तुम देर से आई हो, उसने पीछे से डेस्क पर नजरें जमाए हुए कहा। वो प्रिंटिंग प्रेस के साथ कुछ कर रहा था, शायद अपनी शायरी की किताब छाप रहा था जो कभी बिकती नहीं थी। उसकी उंगलियों के सिरे नीले रंग से रंगे हुए थे। मेरा ख्याल है नौकरी से ज्यादा लड़के तुम्हें अजीज हैं। वो कैशियर के पीछे वाले स्टूल पर बैठ गई। एक हफ्ते से वो अपने वालिद के साथ रह रही थी और उसने ये उसूल अपना लिया था कि झगड़ा नहीं करेगी, अगरचे इस तरह खामोश रहना उसके अंदर से काटता था। उसने बेचैनी से पांव थपथपाया। अल्फाज, जुमले, बहाने जबान पर आने को बेताब थे। उसके लिए अपने दिल की बात छुपाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि उसके वालिद किस कदर उसे यहाँ से हटाना चाहते हैं, सो वो चुप रही। ये आवाज सुन रही हो?
कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या वो सो गई थी? इज़ाबेल सीधी होकर बैठ गई। उसे याद नहीं आया कि उसके वालिद कब करीब आ गए, लेकिन वो अब उसके बराबर में खड़े थे, माथे पर बल डालते हुए। किताबों की दुकान में वाकई कोई अजीब सी आवाज़ आ रही थी। छत से गट झड़ रही थी। किताबों की अलमारियां हल्की सी खड़कने लगी, जैसे दांत बज रहे हों। दरवाजे के पास शीशे वाले शीशों में कुछ साए गुजरते दिखाई दिए, सैकड़ों लोग। इतने सारे। पापा दरवाजे की तरफ बढ़े। इज़ाबेल स्टूल से फिसल कर नीचे उतरी और उनके पीछे चल दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, इज़ाबेल ने देखा कि एक हुजूम सड़क पर दौड़ता जा रहा है, फुटपाथों को भरे जा रहा है। क्या हो रहा है? पापा बड़बड़ाए। इज़ाबेल ने पापा को पीछे छोड़ा और लोगों के दरमियान कोहनियों से रास्ता बनाया। एक आदमी उससे इतने जोर से टकराया कि वो लड़खड़ा गई और उसने माजरत तक न की। मजीद लोग उनके पास से गुजर रहे थे। क्या हुआ है? क्या माजरा है? उसने एक सुर्ख चेहरे वाले हाँफते कांपते आदमी से पूछा, जो भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहा था। जर्मन पेरिस में दाखिल हो रहे हैं, हमें जाना होगा। मैं पहली जंग अजीम में था, मुझे मालूम है। उसने तंजिया अंदाज में कहा। जर्मन पेरिस में? ये नामुमकिन है। वो आदमी झूलता हुआ, इधर उधर लुढ़कता हुआ, मुट्ठियां बंद करता और खोलता हुआ भाग निकला। हमें घर जाना होगा। पापा ने दुकान का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। ये सच नहीं हो सकता, उसने कहा। बदतरीन बात हमेशा मुमकिन है, पापा ने संजीदगी से कहा। मेरे साथ रहना, उसने हुजूम में आगे बढ़ते हुए कहा। इज़ाबेल ने कभी ऐसा खौफ नहीं देखा था। सड़क के दोनों तरफ रोशनियों का जलना, गाड़ियों का स्टार्ट होना, दरवाजों का जोर से बंद होना, हर तरफ चीखू पुकार का शोर था। लोग एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे और हाथ बढ़ाकर एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश कर रहे थे। इज़ाबेल अपने वालिद के साथ साथ रही। सड़कों की इस भागदौड़ में उनकी रफ्तार सुस्त हो गई। मेट्रो के रास्ते हद से ज्यादा भीड़भाड़ वाले थे, सो वे पैदल ही घर की तरफ चले। जब वे अपने अपार्टमेंट की इमारत तक पहुंचे तो शाम होने को थी। पापा के हाथ इतने कांप रहे थे कि मेन दरवाजा खोलने के लिए उसे 2 बार कोशिश करनी पड़ी। अंदर पहुंचकर वे पुरानी खस्ताहाल लिफ्ट को नजरअंदाज करके 5 मंजिला सीढ़ियां चढ़कर अपने फ्लैट तक पहुंचे। रोशनी मत जलाना, पापा ने सख्ती से कहा जब वे दरवाजा खोल रहे थे। इज़ाबेल उनके पीछे पीछे लाउंज में दाखिल हुई और आगे बढ़कर खिड़की की तरफ गई, जहां उसने काला पर्दा उठाया और बाहर झांका। दूर से एक भारी गूंजती आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे करीब आती गई, खिड़की हिलने लगी, जैसे किसी ग्लास में बर्फ बज रही हो। उसने एक तेज सीटी जैसी आवाज सुनी और फिर आसमान में एक काला काफिला नजर आया, जैसे परिंदे तरतीब से उड़ रहे हों। जहाज। बुश, उसके वालिद ने आहिस्ता से कहा। जर्मन जर्मन विमान पेरिस के ऊपर उड़ रहे थे। सीटी जैसी आवाज तेज होती गई जब तक वो एक औरत की चीख जैसी नहीं हो गई, और फिर कहीं शायद दूसरे अरंदे सिमान में। इज़ाबेल ने सोचा, एक बम जोर से चमक के साथ फटा, एक खौफनाक रोशनी में, और कुछ चीज में आग लग गई। हवाई हमले का सायरन बजा। उसके वालिद ने पर्दे झटके से बंद किए और उसे अपार्टमेंट से बाहर ले आए। जीना उतरने लगे। उनके सभी हमसाए भी यही कर रहे थे। कोट, बच्चे और पालतू जानवर उठाकर सीढ़ियां उतरते हुए लॉबी की तरफ जा रहे थे, और फिर वहां से उन पथरीली, तंग और बल खाती सीढ़ियों की तरफ जो तहखाने में जाती थीं। अंधेरे में वे सब एक साथ बहुत करीब करीब बैठ गए। फिजा में फफूंद, बदनी पसीना और खौफ की बू थी, और खौफ की महक सबसे तेज थी। बमबारी जारी रही, चीखे, गरज, हर तरफ धमाकों की गूंज। तहखाने की दीवारें लरजने लगी, छत से गट झड़ने लगी। एक बच्चा रोने लगा और किसी तरह चुप न हुआ। इस बच्चे को चुप करो, खुदा का वास्ता, किसी ने झुंझलाकर कहा। मैं कोशिश कर रही हूं मिस्यो, भी डरा हुआ है। हम सभी डरे हुए हैं। एक तवील आजियत के बाद आखिरकार खामोशी छा गई। ये खामोशी शोर से भी ज्यादा हौलनाक थी। पेरिस का कितना हिस्सा बाकी रह गया? जब ऑल क्लियर सायरन बजा, इज़ाबेल के दिल से जैसे सारी जान निकल चुकी थी। इज़ाबेल, उसे चाहिए था कि उसका वालिद उसे थाम लेता, उसका हाथ पकड़कर तसल्ली देता, चाहे सिर्फ एक लम्हे के लिए। लेकिन वो उसकी तरफ देखे बगैर मुड़ गया और अंधेरी, बल खाती तहखाने की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपने अपार्टमेंट में दाखिल होते ही इज़ाबेल फौरन खिड़की के पास गई, पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर झांका ताकि आईफल टावर को देख सके। वो अब भी वहीं था, एक गहरे स्याह धुएं की दीवार के पीछे बुलंद होता हुआ। खिड़कियों के पास मत खड़ी हो, उसके वालिद ने कहा। इज़ाबेल आहिस्ता से मुड़ी। कमरे में रोशनी सिर्फ उसके हाथ में मौजूद टॉर्च से आ रही थी, जो अंधेरे में एक बीमार जर्द धागे की मानिंद थी। पेरिस कभी नहीं गिरेगा, उसने कहा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पेशानी पर बल डाले खामोश रहा। इज़ाबेल सोचने लगी कि शायद वो पहली जंग अजीम और खंदकों में देखी गई हौलनाकियों को याद कर रहा हो। शायद उसकी पुरानी चोट एक बार फिर दुखने लगी हो, बमबारी की आवाज़ों और शोलों की साएं साएं से हम आहंग होकर। सोने चली जाओ इज़ाबेल, ऐसे वक्त में कैसे सो सकती हूँ? उसने गहरी सांस ली। तुम सीखोगी कि बहुत कुछ मुमकिन होता है।